हेलो एवरीवन, मेरा नाम है तरुण। आप देख रहे हैं पाठशाला ऋषिकेश। कैसे आप सब लोग? होप करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आप जानते हैं हम कर रहे हैं अपनी क्वेश्चन सीरीज। आज उसी का हम एक और पार्ट लेकर आए हैं। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। हिमालय इंस्टीट्यूट की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? हिमालयन इंस्टीट्यूट बहुत ही प्रसिद्ध नर्सिंग इंस्टीट्यूट और हॉस्पिटल दोनों ही है। तो किसने करी थी? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर स्वामीराम। पूरा नाम है उसका डॉक्टर स्वामीराम हिमालयन यूनिवर्सिटी। इंग्लिश में आ जाता है SRHU। ठीक है। इसकी स्थापना हुई थी 1989 में और 2007 में इसे डीम्ड का दर्जा मिल गया था। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे आप। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस नदी के तट पर माधो सिंह भंडारी, बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति रहे माधो सिंह भंडारी, महिपत शाह के सेनापति थे। माधो सिंह भंडारी युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए? तो कौन सी नदी थी? तो ये 4 नदियों के नाम दिए गए हैं। ये हो जाएगा ऑप्शन ए सतलज, जिसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। माधो सिंह भंडारी के बारे में कुछ जानकारी। माधो सिंह भंडारी को गर्भभंजक कहा जाता था अपने पराक्रम की वजह से। गर्भभंजक, और एक दूसरा टर्म आता है गर्भभंजन। ठीक है, तो गर्भभंजन किसे कहते हैं? तो गर्भभंजन कहते हैं महिपत शाह को। ठीक है ना। और गर्भभंजक कौन हो गया? माधो सिंह भंडारी। माधो सिंह का जन्म मलेथा टिहरी गढ़वाल में हुआ था, ध्यान रखेंगे। माधो सिंह के पिता का नाम कालू भंडारी था, ये भी ध्यान रखेंगे। देवप्रयाग रघुनाथ मंदिर के द्वार पर एक अभिलेख मिला है जिसमें माधो सिंह भंडारी के पुत्र गजय सिंह और पुत्र वधू मथुरा वैराणी का उल्लेख मिलता है। तो ये ध्यान रख सकते हैं आप, नहीं रखेंगे तो कोई भी बड़ी बात नहीं है। माधो सिंह छोटा चीन के तुमुल युद्ध यानी 1640 में एक युद्ध हुआ था में वीर गति को प्राप्त हुए। तो कब हुए वीर गति को प्राप्त? छोटा तुमुल चीन के युद्ध में 1640 में। माधो सिंह की मृत्यु सतलज नदी के तट पर हुई, ये हमको पता है। ठीक है ना। अगला देखते हैं। रुड़की विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी, कब हुई थी रुड़की विश्वविद्यालय की स्थापना? तो ये है ऑप्शन सी, सीधा और सरल आंसर 1847 में। रुड़की IIT के बारे में कुछ देखते हैं। एशिया के प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना 1847 में हुई, तो ये भी ध्यान रखेंगे, एशिया का प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज। 1854 में इसका नाम बदलकर थॉमसन कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग रखा गया। ठीक है ना। जैसे हम FRI के बारे में ध्यान रखते हैं कि FRI का कब कब नाम चेंज हुआ, वैसे ही हमें इसके बारे में भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। फिर आज़ादी के बाद थॉमस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग हो गया, तो थॉमसन से थॉमस हो गया और कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग से कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग हो गया। फिर है 21 सितंबर 2001 में रुड़की विश्वविद्यालय को देश में 7वां IIT का दर्जा मिला। तो IIT कौन सा नंबर का? 7वें IIT का 21 सितंबर 2001 में। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है इसकी। IIT रुड़की भारत का एकमात्र, ये भी देखो भारत का एकमात्र है तो मतलब ध्यान रखने वाली चीज़ है, ऐसा संस्थान जिसमें भूकंप इंजीनियरिंग का अलग विभाग है, जिसकी स्थापना 1960 में हुई जब GV पंत कॉलेज की स्थापना हुई। तो आप ध्यान रख सकते हैं उससे लिंक करके। 1986 में स्थापित मॉडर्न शेकटेबल फैसिलिटी भी सिर्फ यही है। तो देखो 2 चीज़ें होगी जो सिर्फ यही है। 1955 में शुरू किया गया जल संस्थान विकास प्रशिक्षण केंद्र भी भारत का अकेला केंद्र है। तो ये तीनों ही चीज़ें इकलौती ऐसी है जो यहाँ है और भारत की इकलौती है, तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना। अगला देखो। किस व्यक्ति का घर भारतीय भवन कहलाता है? उत्तराखंड के उसमें जिसका घर है वो भारतीय भवन कहलाता है, तो वो जाएंगे ऑप्शन बी, बैरिस्टर मुकुंदी लाल। देखिए बैरिस्टर मुकुंदी लाल के बारे में कुछ जानकारी। मुकुंदी लाल का जन्म चमोली के पाटली गांव में हुआ था, ये ध्यान रखेंगे। 1926 में स्वराज दल के टिकट पर गढ़वाल से चुनाव लड़ा। ठीक है ना, ये भी ध्यान रखना किससे लड़ा और कब लड़ा। ठीक है ना, और ये जीते भी थे। 1938 में टिहरी हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने, तो ये भी ध्यान रखेंगे। मुकुंदी लाल ने वीर चंद्र सिंह गढ़वाली का केस लड़ा था, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बहुतों को पता होता, बहुतों को नहीं पता होता। नहीं पता है तो आज ही याद करें। ठीक है ना। ये क्वेश्चन बनता है कि वीर चंद्र सिंह गढ़वाली का केस किसने लड़ा था? मुकुंदी लाल ने मौला राम के चित्रों पर आधारित पुस्तक गढ़वाल पेंटिंग्स का विमोचन 1968-69 में करा था। तो ये मतलब कल भी क्वेश्चन था कि मौला राम के जो चित्र हैं उन्हें प्रकाश में कौन लाया? तो मुकुंदी लाल थे। मुकुंदी लाल की पुस्तक गढ़वाल पेंटिंग्स, और इनकी एक और पुस्तक है गढ़वाल स्कूल ऑफ पेंटिंग्स, गढ़वाल स्कूल ऑफ पेंटिंग। ठीक है। और एक और सम नोट्स ऑन मौलाराम। ठीक है ना, सम नोट्स ऑन मौलाराम भी है। तो दोनों 3 बुक हैं, गढ़वाल पेंटिंग्स, गढ़वाल स्कूल ऑफ पेंटिंग्स और सम नोट्स ऑन मौलाराम, तीनों ही ध्यान रखेंगे। अब देखो, किस चंद शासक का नाम स्याल बुंगा या लखुली विराली था? तो
किसका था? तो ये हो जाएगा सीधा सरल आंसर, लक्ष्मी चंद का नाम हुआ करता था लखुली विराली। आप जितनी जल्दी हो सके अपने मन में आंसर दे सकते हैं, फिर मैं आंसर बता ही रहा हूँ, फिर आगे उसके बारे में देखेंगे हम। देखिए चंद शासक लक्ष्मी चंद, मूनाकोट ताम्रपत्र में लक्ष्मी चंद का नाम लक्ष्मीमन मिलता है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना कि इसमें मूनाकोट ताम्रपत्र में बहुत जगह नाम आता है मूनाकोट ताम्रपत्र का। लक्ष्मी चंद को लखुली विराली उपनाम से जाना जाता था। अब क्यों? इसलिए था क्योंकि वह मुगलों के सम्मुख भीगी बिल्ली बना रहता था। लखुली विराली यानी भीगी बिल्ली। लक्ष्मी चंद का सेनापति गैंडा सिंह था, ये भी ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। लक्ष्मी चंद ने गढ़वाल पर 7 बार आक्रमण किया जो असफल रहा था। लक्ष्मी चंद के गढ़वाल पर 8वें आक्रमण के समय गढ़वाल सेनापति खतर सिंह मारा गया। आंशिक विजय के प्रतीक के रूप में खतडुवा त्योहार मनाया गया। कहाँ पर? कुमाऊं में। आज भी कुमाऊं में खतडुवा त्योहार मनाया जाता है, जो पशुओं के संदर्भ में मनाया जाता है। लक्ष्मी चंद ने न्योवली व बिष्टावली नामक कचहरियां बनाई थी। 2 तरह की कचहरियां बनवाई थी लक्ष्मी चंद ने, न्योवली और बिष्टावली, ठीक है। न्योवली एक कर भी होता है जो न्याय पाने के लिए दिया जाता था। न्योवली जो कचहरियां थी उसमें आम जनता के जो मामले होते थे वो सुलझाए जाते थे, और बिष्टावली कचहरियों में जो सैनिक मामले होते थे वो सुलझाए जाते थे। ये देखो अगला, बागेश्वर के बागनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार लक्ष्मी चंद ने 1602 में किया था। तो ये भी ध्यान रखने वाली लाइन है, किसने कराया था बागनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार। लक्ष्मी चंद के समय करों के भय से लोग साग सब्जियां छतों पर उगाया करते थे। देखो इतना भय था, इतने ज्यादा टैक्स लगा दिए चंदों ने, 36 रकम 32 कलम कहा जाता है उनके टैक्सेस को। तो लोगों ने क्या कर दिया कि टैक्स देना ही ना पड़े, पुंगाड़ी कर, जो खेत में सब्जी लगाते थे उसे कहते थे पुंगाड़ी कर, कि पुंगाड़ी कर देना ही ना पड़े। पुंगाड़ी जो आज हम खेत को भी कहते हैं पुंगड़ी, पुंगाड़ी कर देना ना पड़े, तो साग सब्जी छत पर लगाने लग गए थे, ठीक है ना। अगला देखो, घर का रास्ता पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत ही अच्छी पुस्तक है, ध्यान होना चाहिए। जो सही तरीके से तैयारी कर रहे होंगे उन्हें इसका आंसर पता होगा, और इसका आंसर है सीधा सीधा ऑप्शन मंगलेश डबराल, ठीक है ना, मंगलेश डबराल। चलो मंगलेश डबराल के बारे में कुछ देखते हैं। इनका जन्म 1948 में टीरी गढ़वाल में हुआ था, ध्यान रखेंगे। मंगलेश डबराल को हम जो देखते हैं, इनकी एक रचना है हम जो देखते हैं, काफ़ी प्रसिद्ध रही, के लिए 2000 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, ठीक है ना, 2000 में साहित्य अकादमी मिला। मंगलेश डबराल के 5 काव्य संग्रह, पहाड़ पर लालटेन, घर का रास्ता, हम जो देखते हैं, नए युग में शत्रु और आवाज भी एक जगह है, सभी बहुत ही प्रसिद्ध रहे हैं, ठीक है ना। डबराल जी का गद्य संग्रह लेखक की रोटी और कवि का अकेलापन है। तो ये क्या हो गया? काव्य संग्रह, और ये हो गए गद्य संग्रह। यात्रा वृत्तांत भी लिखा है। सबसे ज्यादा यात्रा वृत्तांत लिखने की अगर हम बात करेंगे तो राहुल सांकृत्यायन का नाम आता है, लेकिन मंगलेश डबराल का भी एक यात्रा वृत्तांत है जिसका नाम है एक बार आयो वहा, ठीक है ना। तो ध्यान रखेंगे, मंगलेश डबराल जी की हाल ही में मृत्यु हुई कब? 2020 में, तो ये भी ध्यान रखेंगे। चलिए अगला देखते हैं। वीर केसरी चंद को कब फांसी दी गई थी? वीर केसरी चंद जौनसार से जुड़े हुए हैं, आज भी इनकी याद में वहां पर मेला लगता है चौलीथात में। तो कब दी गई थी? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए 1945, 3 मई 1945 को वीर केसरी चंद को फांसी दी गई थी। उत्तराखंड का हाई कोर्ट पहले किस नाम से जाना जाता था? जो उत्तराखंड में आज हाई कोर्ट है, अंग्रेजों के समय उसे किस नाम से जाना जाता था? संसद भवन नहीं, व्हाइट हाउस नहीं, ये होगा वाइसरॉय लॉज। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ध्यान रखेंगे, ठीक है ना, वाइसरॉय लॉज। निम्नलिखित में से सबसे पुराना समाचार पत्र कौन सा है? अच्छा 4 दिए गए हैं आपको बताना है सबसे पुराना कौन सा है। तो ये हो जाएगा कितना? 1871, 1902, 1905 और 1918। तो अब आप बताइए कौन सा है सबसे पुराना? ऑप्शन ए अल्मोड़ा अखबार सबसे पुराना है, ठीक है। देखो अल्मोड़ा अखबार के बारे में कुछ जानते हैं। 1870 में अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब की स्थापना हुई जिसके संरक्षक भीम सिंह थे। तो ये भीम सिंह, ध्यान रखेंगे, बहुत से लोग बुद्धि वल्लभ पंत को ही संरक्षक बता देते हैं, लेकिन संरक्षक भीम सिंह थे, बल्कि इसकी स्थापना की सलाह बुद्धि वल्लभ पंत ने दी थी। तो देखो 2 टर्म अलग अलग आ गए कि डिबेटिंग क्लब के संरक्षक कौन नियुक्त हुए? भीम सिंह, लेकिन स्थापना की सलाह दी थी बुद्धि वल्लभ पंत ने। 1871 में अल्मोड़ा अखबार का संपादन शुरू हुआ, यानी अल्मोड़ा अखबार छपना शुरू हुआ। इसका जीवन काल 1918 तक 48 वर्षों का रहा, ठीक है ना। अल्मोड़ा अखबार का रजिस्ट्रेशन नंबर 10 था, तो ये भी ध्यान रखेंगे, बहुत बार क्वेश्चन आ सकता है। अल्मोड़ा अखबार अंग्रेजी पत्र पायनीर का समकालीन था। तो किसी ने अगर कभी क्वेश्चन आ गया कि अल्मोड़ा अखबार किस अंग्रेजी अखबार का समकालीन था, तो पायनीर। अल्मोड़ा अखबार के 48 वर्षों के संपादन में बुद्धि वल्लभ पंत, मुंशी इम्तियाज अली, जीवानंद जोशी, सदानंद सनवाल और विष्णुदत्त जोशी
तथा 1913 में बद्रीदत्त पांडे बने। बद्रीदत्त पांडे सबसे मेन कह सकते हैं अहम भूमिका निभाई अल्मोड़ा अखबार में। अगर आपको इनके सबके संपादक याद करने हैं तो हमारे यूट्यूब के शॉर्ट्स पे ट्रिक बताई गई है इनको याद करने की, वो आप देख सकते हैं। किच्छा क्षेत्र का पुराना नाम क्या है? किच्छा उधम सिंह नगर में एक क्षेत्र है, उसका पुराना नाम क्या था? हरऊ, दरऊ, मोर ध्वज या फिर गोविशाण? आपको बताना है कि कौन सा था, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, दरऊ किच्छा का पुराना नाम है। देखो कुछ जगहें जिनका पुराना नाम है, ये सब नहीं है, अभी कुछ ही लाए हैं, कभी दोबारा मौका पड़ा तो और भी लेकर आएंगे। हरिद्वार का पुराना नाम मयूरपुर, कुपिला या फिर मायापुर, और माया नगरी भी, माया नगरी, ठीक है ना। ऋषिकेश का पुराना नाम कुब्जाभ्रक और वीरभद्र। देहरादून का पुराना नाम पृथ्वीपुर, ठीक है ना। चक्राता का प्राचीन नाम एक चक्रा। कालसी का पुराना नाम कलकुट या फिर सुधनगर। लाखा मंडल का पुराना नाम मढ़। उत्तरकाशी का पुराना नाम बाड़ाहाट। सौम्य काशी या फिर शत्रुघ्न। तीनों ही नाम है, तीनों ही ध्यान रखने, तीनों ही इंपॉर्टेंट है। बद्रीनाथ का पुराना नाम विशाला, बद्रिकाश्रम, मुक्तिप्रदा, ठीक है ना, मुक्तिप्रदा या फिर विशाल बद्री, ये सब कहा जाता है बद्रीनाथ को। कौसानी का पुराना नाम बलना, भारत का स्विट्जरलैंड। फूलों की घाटी का पुराना नाम नंदन कानन या फिर अलका, दोनों ही पुराने नाम है उसके। रुद्रप्रयाग का पुराना नाम पुनाड़ और रुद्रावत। और माणा गांव का पुराना नाम मणिभद्रपुरी, ठीक है ना, त्रिहरी नहीं होगा, त्रिहरी टीरी का पुराना नाम है, तो ध्यान रखेंगे आप। खुमरी राजनीतिक संस्था किस जनजाति में पाई जाती है? तो खुमरी एक राजनीतिक संस्था होती है, किस जनजाति में पाई जाती है? भोटिया, जौनसारी, थारू या फिर बोक्सा। तो हो जाएगा ऑप्शन बी, बोक्सा में पाई जाती है। दो मतलब कह सकते हैं आप संस्था होती है, एक होती है खुमरी और एक होती है खत खुमरी, खत खुमरी, ठीक है ना। खुमरी का जो अध्यक्ष होता है उसे कहते हैं सयाना, और जो खत खुमरी का होता है उसे बोलते हैं खत सयाना। दोनों ही ध्यान रखने आपको। जौनसारी के बारे में और कुछ जानकारी हम फिर कभी डिस्कस करेंगे। उत्तराखंड में अंतरिक्ष उपयोग केंद्र की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो किस वर्ष की गई थी उपयोग केंद्र की स्थापना? 2005 में देहरादून में, ठीक है ना। अगला देखो, फांसी गदेरा किस जनपद में है? फांसी गदेरा किस जनपद में है? तो ये है ऑप्शन ए, सीधा सरल आंसर, नैनीताल में। अंग्रेजों के टाइम पे बहुत ही प्रसिद्ध जगह हुआ करती थी फांसी गदेरा, यहाँ पर माना जाता है कि यहाँ पर फांसी दी जाती थी गदेरे के पास, इसलिए इसका नाम फांसी गदेरा पड़ा, ठीक है। चंद्रवंश का संस्थापक किसे माना जाता है? चंद्रवंश के बारे में हम बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं, और चंद्रवंश का संस्थापक कौन है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, सोमचंद, ठीक है। देखो सोमचंद के बारे में कुछ जानकारी है। चंद्रवंश का संस्थापक सोमचंद था, जो हमने कर लिया। सोमचंद कन्नौज नरेश का भाई था, कन्नौज के जो राजा था उसका भाई था सोमचंद, जो यहाँ घूमने आया था और यहीं पे आके रह गया। जिस समय पर वो सोमचंद यहाँ पर आया उस समय पे यहाँ पे कत्यूरियों का आखिरी राजा कह सकते हैं आप, ब्रह्मदेव शासन कर रहा था। ब्रह्मदेव चंद शासक ये सोमचंद से बहुत ज़्यादा इंप्रेस होता है, प्रभावित होता है, अपनी बेटी का विवाह उससे करा देता है, और उसके बाद ही यहाँ पर चंद्रवंश की नींव पड़ती है, ठीक है। अभी देखो और कुछ। सोमचंद प्रयाग के शासक चंद्रपाल फूर का वंशज था, ठीक है। सोमचंद शिव का उपासक था। सोमचंद के समय कुमाऊं का शासक ब्रह्मदेव था, जैसे मैंने अभी बताया, और ब्रह्मदेव की बेटी से उसका विवाह हुआ। चंपावत के कोतवाल छावनी में सोमचंद ने राजभुंगा किला बनाया। ये जो चंपावत है ये इसे दहेज में मिली थी ब्रह्मदेव द्वारा। सोमचंद ने 4 किलेदार नियुक्त किए, कार्की, बोरा, तड़ागी व चौधरी, जो मूलतः नेपाल के थे। ये ध्यान रखेंगे आप, कार्की, बोरा, तड़ागी और चौधरी, जिन्हें चाराल, 4 से 4 आल, ठीक है, चाराल कहा जाता था। सोमचंद ने सर्वप्रथम दोनाकोट के रावत राजा को परास्त करा। देखिए जब भी कोई राजा बनता है तो अपनी जो सीमाएं वो बढ़ाना चाहता है, उसके लिए वो युद्ध करता है। तो सबसे पहले दोनाकोट के रावत राजा को परास्त करा और अपनी सीमा बढ़ाई। सोमचंद ने मेहरा और फरत्यालों को मंत्री व सेनापति नियुक्त किया। सोमचंद ने ग्रामों में बूढ़ा और सयानों की नियुक्ति की। जो ये मेहरा और फरत्याल है ये बहुत ही खतरनाक लोग हुआ करते थे। सोमचंद ने इन्हें हराना चाहा लेकिन ये डटे रहे, तो इसकी बहादुरी को देख के सोमचंद ने कहा कि आप मेरी मंत्रिमंडल में शामिल हो जाओ। बूढ़ा और सयानों की नियुक्ति करी। सोमचंद डोटी के राजा को कर दिया करते थे। सोमचंद के समय जयदेव मल डोटी का नेपाल का राजा था, तो मतलब जो सोमचंद था वो जयदेव मल को कर दिया करता था, ठीक है ना। अगला देखो, रुधिर कुंड किस जनपद में है? तो रुधिर कुंड, ताल, बुग्याल,
बहुत क्वेश्चन आते हैं उत्तराखंड के संदर्भ में, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो धीरे धीरे हम कुंड से भी, ताल से, बुग्याल से रोज क्वेश्चन ला रहे हैं, आपको उन्हें याद करते हुए चलना है। तो रुधिर कुंड किस जनपद में है? तो हो जाएगा ऑप्शन बी रुद्रप्रयाग में, केदारनाथ से थोड़ा सा ही दूर पड़ता है रुधिर कुंड। राज्य पक्षी मोनाल का प्रिय आहार क्या है? तो मोनाल जो है हमारा राज्य पक्षी है, उसका प्रिय आहार है आलू, ठीक है ना। देखो मोनाल के बारे में कुछ जानकारी है। मोनाल को हिमालय का मयूर कहा जाता है। मोनाल पक्षी राज्य के 2500 से 5000 मीटर ऊंचाई वाले क्षेत्रों में मिलते हैं, ये ध्यान रखेंगे। मोनाल का वैज्ञानिक नाम लोफोफोरस इम्पिजिनस, ये आज ही याद कर लो, इंपॉर्टेंट है। मोनाल फेजेंट परिवार का पक्षी है, बायो वालों को बहुत जल्दी समझ में आती है चीजें। मोनाल की 4 प्रजाति राज्य में पाई जाती है। नेपाल का राष्ट्रीय पक्षी भी मोनाल है, ये भी ध्यान रखेंगे। मोनाल को स्थानीय भाषा में मन्याल या फिर मुनाल कहा जाता है, मन्याल व मुनाल कहा जाता है स्थानीय भाषा में, ठीक है ना। कश्मीर में मोनाल को सुनाल व हिमाचल प्रदेश में नीलगेरू कहा जाता है। तो दोनों याद रखें, कश्मीर में सुनाल, हिमाचल प्रदेश में नीलगेरू। सिक्किम में मोनाल को चामदोंग, तो ये तो ध्यान रख सकते हैं, सिक्किम से थोड़ी जुड़ती हुई भाषा है, जो टाम है ये चामदोंग। डफिया मोनाल परिवार से संबंधित है, डफिया नर को कहते हैं मोनाल को। मोनाल के लिए भूटान में बुप, तो भा से भूटान और उससे आप बुप जोड़ सकते हैं। और नेपाल में डंगन कहा जाता है। तो कितनी सारी जगह, 1 2 3 4 5 जगहों में मोनाल को अलग अलग नाम से जाना जाता है, आपको ध्यान रखना है। राज्य के अलावा असम, कश्मीर, हिमाचल व नेपाल में भी मोनाल पाए जाते हैं। 1975 में मोनाल पर डाक टिकट जारी हुआ था, तो ये भी ध्यान रखेंगे। किसी दिन डाक टिकट पे हम एक विस्तार से वीडियो लेके आएंगे। टिहरी में हिवेंट संस्कृत पाठशाला की स्थापना किसने की थी? तो हिवेंट संस्कृत पाठशाला की स्थापना किसने करी? तो हो जाएगा सीधा सरल आंसर ऑप्शन बी कीर्ति शाह ने। कीर्ति शाह ने बहुत सारे काम किए थे, चलिए देखते कीर्ति शाह के कार्य। कीर्ति शाह ने टिहरी में प्रताप हाई स्कूल को उच्चीकृत किया, ठीक है ना, मतलब पहले अगर वो हाई स्कूल रहा होगा तो उसे इंटरमीडिएट बनाया। कीर्ति शाह ने 1909 में हिवेंट संस्कृत पाठशाला की स्थापना करी थी, जो हमने क्वेश्चन पढ़ा। टिहरी में कीर्ति शाह ने वेदशाला का निर्माण करवाया। और अगर शफाखाने की बात करेंगे, शफाखाने की बात करेंगे तो ये कहा था प्रताप शाह ने, ठीक है ना। कीर्ति शाह ने टिहरी में नगर पालिका की स्थापना करी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। टिहरी जनता को पहली बार बिजली की सुविधा से अवगत कराया, तो बहुत ही अच्छा काम किया कीर्ति शाह ने। उत्तरकाशी में एक कुष्ठ आश्रम खोला और टिहरी में एक प्रेस खोला, ठीक है, दोनों चीज़ें ध्यान रखेंगे। टिहरी में कृषकों के कल्याण के लिए कृषि बैंक को खोला, ठीक है ना, कृषकों हर किसी के भला कर रहे हैं, हर किसी के लिए कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं कीर्ति शाह, तो मतलब कीर्ति शाह को याद रखना है या फिर उनके कार्य को तो जरूर याद रखना है। जिसका नाम बैंक ऑफ गढ़वाल रखा गया, तो ध्यान रखना है, कृषि बैंक खोला और उसका नाम रखा बैंक ऑफ गढ़वाल। कीर्ति शाह ने हिंदी टाइपराइटर का आविष्कार किया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, तो ध्यान रखेंगे। कीर्ति शाह ने टिहरी घंटाघर का निर्माण 1897 में किया था। अगला, कीर्ति शाह ने कीर्ति नगर की स्थापना 1894 में की थी। 1877 में प्रताप शाह ने करी थी प्रताप नगर की स्थापना और 1894 में कीर्ति नगर ने कीर्ति नगर की स्थापना करी। कीर्ति शाह ने टिहरी में माइनर्स व सेपर्स फोर्स का गठन किया था, ठीक है ना। निम्न में से कौन नंदा राजजात यात्रा से संबंधित है? मतलब नंदा राजजात यात्रा जो होती है उससे क्या जुड़ा हुआ है? चौसिंगा खाडू है, छंतौली है, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई, तो उपरोक्त दोनों, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, दोनों ही जुड़े हैं नंदा राजजात यात्रा से। देखो नंदा राजजात यात्रा के बारे में कुछ बातें। नंदा राजजात यात्रा गढ़वाल व कुमाऊं की सांस्कृतिक एकता का प्रतीक है। यह विश्व की अनोखी पद यात्रा 12 वर्षों में एक बार होती है, हाँ जी बिल्कुल। 20वीं सदी की, यानी जो भी चल रही है, कि प्रथम नंदा जात यात्रा 1905 में हुई थी। अब 21वीं सदी चल रही है, 20वीं सदी जा चुकी है। नंदा राजजात यात्रा चमोली के कासवा गांव से नौटी नामक स्थान में नंदा देवी मंदिर से होमकुंड तक जाती है। तो कासवा से शुरू होती है और होमकुंड तक जाती है। नंदा राजजात यात्रा 280 किलोमीटर है, ध्यान रखेंगे। अभी सचिवालय गार्ड का पेपर हुआ था, उसमें एक क्वेश्चन आया था, तो और पहले भी आ चुका है, तो ध्यान रखना है, जो 19-20 दिन में पूरी हो जाती है। नंदा राजजात यात्रा चांदपुरगढ़ के राजकुंवरों द्वारा संपन्न कराई जाती है, तो ध्यान रखेंगे आप इसको। नंदा देवी राजजात यात्रा में सबसे आगे 4 सींगों वाला मेढ़ा खाडू, तो पीछे रिंगाल से निर्मित सुंदर छंतौली लिए लोग चलते हैं, बहुत लोग जाते हैं इसमें, और अलग अलग अपने साथ माता के लिए सामान लेकर। 4 सींगों वाला खाडू बहुत महत्वपूर्ण है इसमें।
नंदा देवी के ससुराल क्षेत्र का पहला पड़ाव कुलसारी है। 10वां पड़ाव नंदकेसरी, जहां पर कुमाऊं के लोग अपनी कुल देवी के साथ यात्रा में शामिल होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रखना है कि किस जगह से कुमाऊं के लोग नंदा देवी राज्य यात्रा में शामिल होते हैं। तो नंदकेसरी यात्रा का 10वां पड़ाव। 13वां पड़ाव बाढ़ है। बाढ़ गांव में नंदा देवी का भारवाहक देवता लाटू यात्रा में शामिल होता है। तो ये भी ध्यान रखना है कि नंदा देवी का भारवाहक देवता कौन है, लाटू देवता, और वो कहाँ शामिल होते हैं, बाढ़ गांव में शामिल होते हैं। बेदरी कुंड में मां नंदा देवी की पूजा ब्रह्म कमल से की जाती है। तो ये भी ध्यान रखेंगे। नंदा देवी राज्य यात्रा का पड़ाव, अंतिम पड़ाव होमकुंड है। प्रथम कासवा से नौटी, कासवा का मतलब नौटी गांव, और फिर होमकुंड जो त्रिशूल पर्वत की तलहटी पर बसा है। नंदा राज्य यात्रा को हिमालय का महाकुंभ कहा जाता है। तो ये भी ध्यान रखेंगे। अगला देखते हैं, तीनगढ़ नामक स्थान कहाँ पर है। तीनगढ़, ठीक है ना। तो तीनगढ़ नामक स्थान कहाँ पर है, नरेंद्र नगर, काशीपुर, जोशीमठ या फिर धरास। तो यह है ऑप्शन बी, धरास में, ठीक है। टंकण पर्वत किस जनपद में है। टंकण पर्वत किस जनपद में है, बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध नहीं है लेकिन आता है, पेपर में आ सकता है। तो यह है ऑप्शन ए, चमोली में। चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब टू पाठशाला ऋषिकेश और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको वीडियो की जानकारी मिलती रहे जितनी भी वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड होती है। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम में आप हमारे ग्रुप पाठशाला ऋषिकेश और पाठशाला ऋषिकेश ग्रुप सी से भी जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।